हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। काले रंग की फॉर्च्यूनर तेज़ी से घूमती हुई हवेली के विशाल अहाते में आकर रुकी। अंकित ने गाड़ी का दरवाज़ा पूरी ताकत से खोला, झटके से बाहर निकला और तेज़ी से दूसरी तरफ लपका। उसने लॉक खोलकर पूजा को बेहद सख्ती से खींचकर बाहर निकाला। पूजा इस अचानक हुए हमले के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंकित, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। पूजा की आवाज में गुस्सा और तकलीफ दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन अंकित पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उस वक्त उसके दिमाग पर सिर्फ गुस्सा सवार था। वो उसे गाड़ी से निकालकर घसीटता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गया। लिविंग रूम में मौजूद सब लोग बिल्कुल खामोश हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंकित सिंह राठौर के रास्ते में खड़ा हो सके। अंकित, होश में आओ, सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। पूजा ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश दोबारा की, मगर अंकित की मजबूत उंगलियां उसकी नाजुक कलाई में और गहराई से धंस गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने पूजा को एक झटके से बेड पर पटक दिया। पूजा के बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ गए। अभी वो खुद को संभाल कर सीधी खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि अंकित उसके एहन सामने एक ऊंची दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंकित ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत को रोकने की कोशिश में बिल्कुल लाल हो रही थी। मेरी इजाजत के बिना इस हवेली की चौखट पार करने की हिम्मत कैसे की तुमने? पूजा ने अपने बिखरे बालों को चेहरे से पीछे हटाया और अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर बमुश्किल बोली, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, अंकित सिंह राठौर। मैं यहाँ के गांव के लोगों की भलाई के लिए बाहर निकली थी। भलाई? अंकित एकदम से दहाड़ा। उसकी उस गूंजती दहाड़ से पूजा अंदर तक कांप गई। क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? क्या तुमने ये सोच लिया है कि अंकित सिंह राठौर की पत्नी चौराहों पर खड़ी होकर गैर मर्दों के बीच तमाशा बनेगी और मैं यहाँ बैठकर तालियां बजाऊंगा? यही सिखाया है तुम्हारी उस बड़े शहर की सो कोल्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ने कि अपने पति के स्वाभिमान को सरे बाजार नीलाम कर दो? पूजा, जो अब तक खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही भड़क उठी। वो बेड से उठकर अंकित के सामने आकर खड़ी हो गई। कद में वो बमुश्किल अंकित के कंधे तक आती थी, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी जिद और आग थी। अपनी जुबान को लगाम दो अंकित, मैं किसी चौराहे पर तमाशा बनकर नहीं खड़ी थी। मैं उस टूटे हुए सरकारी स्कूल में खड़ी थी जहां बच्चियों का भविष्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं वहां उन गरीब औरतों के दुख सुनने गई थी जिन्हें आप जैसे रसूखदार लोग अपने पैरों की जूती के बराबर भी नहीं समझते। अंकित ने पलक झपकते ही पूजा के जबड़े को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से जा लगाया। इन औरतों के दुख बांटने के लिए मैं तुम्हें इस घर में शादी करके नहीं लाया था। तुम यहाँ एक समझौते के तहत इस खानदान के बंधनों में आई हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट बनकर नहीं। तुम्हें इस हवेली की चार दीवारी में रहकर मेरा हुक्म मानना होगा। सड़कों पर धूल छानने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर अंकित की ग्रिप बहुत मजबूत थी। वो उसकी गिरफ्त में तड़प कर रह गई। इस समझौते की शादी के साथ साथ मैं आपकी पत्नी भी हूँ, और इसका मतलब है कि मैं इस घर की बहू और मालकिन हूँ। आप जानते हैं कि एक पत्नी और एक जागीर में फर्क होता है। आप मुझे अपनी जागीर समझ रहे हैं, जिस पर सिर्फ आपका हक है। आपको मेरी इज्जत की फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। आपको डर है कि अगर मैंने उन लड़कियों को पढ़ा दिया, अगर मैंने उन्हें जागरूक कर दिया, तो आपकी ये तानाशाही खतरे में पड़ जाएगी। अंकित ने उसकी गर्दन के पास हाथ टिकाया और अपना चेहरा पूजा के इस कदर करीब किया कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम बातें बहुत खूबसूरत करती हो पूजा, लेकिन यहाँ तुम्हारी इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्पीच कंपटीशन नहीं चल रहा। और जहाँ तक बात इस इलाके पर राज करने की, तो हुकूमत हमेशा मर्दों के दम पर चलती है, औरतों के नहीं। यहाँ के सारे नियम मेरे इशारों पर तय होते हैं। वो बिना डरे दो बदो बोली,
ये आपका वहम है अंकित। अंकित ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा और उसके गले के पास झुकते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में बोला, तुम इस वक्त मेरे हक में हो पूजा, मेरी पत्नी। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। जागीर और पत्नी का जो फर्क तुम बता रही हो, वो फर्क आज मैं मिटा दूंगा। अंकित ने उसे वापस बिस्तर पर पटका। पूजा ने संभलते हुए कहा, अगर दादा हुकुम ठाकुर भानु प्रताप को आपकी इस हरकत का पता चला ना, तो वो कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दादा हुकुम अब बूढ़े हो चुके हैं। इस परिवार और बिजनेस को अब एक युवा और कड़े फैसले की जरूरत है। अंकित ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। अचानक उसके चेहरे पर एक दिल फरेब और शातिर मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ झुका। वैसे क्या तुम वाकई मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? इस हक पर तो पूरा अधिकार है मेरा। उसने पूरी ताकत से पूजा को कमर से अपनी तरफ खींचा। पूजा की आंखों में आंसू तरने लगे और उसका पूरा वजूद कांपने लगा। यही उसका आखिरी वार होता था, जिसके सामने अंकित अक्सर अपने हथियार डाल देता था। सजा? आप मुझे और क्या सजा देंगे? आपने पहले ही मुझे इस आलीशान हवेली में कैद कर रखा है। पूजा की रुआंसी आवाज सुनकर अंकित के हाथ की पकड़ उसकी कमर पर धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंकित का गुस्सा एक पल के लिए थोड़ा शांत हुआ। फिर उसे अपने और नजदीक करते हुए वो बेहद धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो पूजा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है? और तुम ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें कोई गंभीर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ना जाने तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मैं चाह कर भी तुम्हें सजा नहीं दे पाता। पूजा ने जब अपनी कमर पर उसकी उंगलियों का एहसास महसूस किया, तो वो बुरी तरह से घबरा गई। मैं मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। अंकित ने तुरंत उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। इस बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल गुस्से और तनाव की वजह से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे अंदर इस वक्त जो बेचैनी है, उसे सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो। ये कहकर उसने पूजा का हाथ उठाकर अपनी शर्ट के ऊपरी हिस्से पर रखा। बटन खोलो। उसने पूजा को अपनी शर्ट के बटन खोलने का हुक्म दिया, तो पूजा के हाथ एक पल के लिए कांपने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने अंदर से खुद को मजबूत बना लिया। वो एक खास मकसद लेकर इस घर में आई थी और हर हाल में उसे अपने मकसद को पूरा करना था। वो अपने कांपते हुए हाथों से अंकित की शर्ट के बटन खोलने लगी। इस दौरान अंकित की नजरें लगातार उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर जमी हुई थी। तुम बहुत खूबसूरत हो पूजा। अचानक ही अंकित ने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। लेकिन तुम हद से ज्यादा जिद्दी हो, और जिद्दी औरतें ज्यादा समय तक अपने पति के दिल पर राज नहीं कर पाती। एक वक्त आता है जब मर्द खूबसूरत से खूबसूरत औरत से भी ऊब जाता है, और उसकी वजह उस औरत की कड़वी जुबान और बदतमीजी होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे मामले में ऐसा कुछ हो। ये कहकर उसने अपना चेहरा पूजा के बालों के पास छुपाया। जैसे ही उसके होंठ पूजा की गर्दन के पास छुए, पूजा के पूरे वजूद को एक झटका लगा। जब भी यह शख्स उसके इतने नजदीक आता, उसकी हालत इसी तरह बेकाबू होने लगती थी। और हर बार अंकित को भी यही महसूस होता था कि जैसे वो पहली बार पूजा के करीब जा रहा हो, क्योंकि हर बार पूजा की घबराहट और धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज होती थी। क्या आप क्या आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं अंकित? पूजा ने जब उसकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस की, तो उसने तेजी से यह सवाल पूछा ताकि उसका ध्यान भटका सके। लेकिन अंकित का ध्यान भटकाना इतना आसान नहीं था। अंकित ने उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव बनाया और फिर उसके चेहरे के पास आते हुए बोला, प्यार करता हूँ या नहीं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता पूजा, लेकिन मुझे इतना अच्छे से अंदाजा है कि तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के घेरे में लेते हुए उसने आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मनों के परिवार से आई हुई लड़की मेरे लिए इस कदर खास हो जाएगी। ये कहकर उसने अधिकार से पूजा के होठों को छुआ, जिससे पूजा ने बेचैनी से अपनी सांसें रोकी। अंकित एक दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। उसने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था और अगले ही पल वो उसके बालों को पीछे की तरफ समेटते हुए उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा।
जैसे जैसे उसकी करीबी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पूजा की घबराहट और सिसकियों में भी इजाफा हो रहा था। वो खुद को बहुत ज्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। अंकित, प्लीज रुक जाइए। मैं पहले ही आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मुझ में इस वक्त और हिम्मत नहीं है। पूजा ने अपने हाथ उसके कंधों पर टिकाते हुए कहा। अंकित अजीब से सम्मोहन वाले अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी ये घबराहट देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें थकान से ज्यादा इस नजदीकी की चाहत है। ये कहकर वो एक बार फिर उसके करीब आने लगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो पूजा, तुम्हारे इस रूप ने मुझ पर कितना बड़ा जादू किया हुआ है। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। ये कहकर अंकित ने उसकी धड़कनों की रफ्तार को अपने काबू में ले लिया। थोड़ी ही देर के बाद जब अंकित थोड़ा दूर हटा तो पूजा तेज तेज सांसें लेने लगी थी। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। पूजा के चेहरे पर अंकित की नजदीकी के रंग साफ फैले हुए थे। अभी उनकी इस हालत को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच एक भयानक जंग शुरू होते होते रह गई थी, और इसकी वजह पूजा का वही सम्मोहन था जो अंकित के सर चढ़कर बोलता था। लेकिन ये जादू इतना गहरा भी नहीं था कि अंकित को पूरी तरह से उसके कंट्रोल में कर लेता। वो अच्छी तरह से जानता था कि कब उसे प्यार जताना है और कब इस लड़की को अपनी सीमाओं का एहसास कराना है। वो अब भी उसकी धड़कनों की रफ्तार को महसूस कर रहा था और पूजा के चेहरे के बदलते हुए भाव का मजा ले रहा था। अचानक ही उसने पूजा के माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस दौरान उसके हाथ पूजा की पीठ पर हौसले से हरकत कर रहे थे। वो उसके माथे और गालों को चूमने लगा, और जब उसने अचानक थोड़ा शरारती अंदाज अपनाया तो पूजा ने बेचैनी से करवट बदलते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द होता है। उसके लहजे में थोड़ी नाराजगी थी। अंकित इस पर दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है पूजा, और जहां तक इस हल्के से दर्द का सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं। ये कहकर उसने दोबारा से पूजा का रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसे बिस्तर पर बिल्कुल अपने सामने लिटा दिया। वह उसके ऊपर साया बनकर झुका। मुझे किस करो, अंकित ने अपना अगला हुक्म जारी किया। पूजा को एक लम्हे के लिए लगा कि उसके कानों में कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि अंकित खुद हमेशा पहल करता था और आज वो उसे ये सब कुछ करने के लिए कह रहा था। पूजा ने तेजी से ना में अपनी गर्दन हिला दी। इस पर अंकित के माथे पर बल पड़ गए। वो सख्त बेस्वाद हो गया और इस बार अपने लहजे को पहले से ज्यादा मजबूत और भारी बनाते हुए बोला, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ पूजा, मुझे किस करो। पूजा ने बेचैनी से हिलने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने उसे अपनी बाहों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। प्लीज पहले अपनी पकड़ थोड़ी ढीली तो कीजिए। इस तरह से जकड़कर मैं कैसे उठकर आपको चूम सकती हूँ? पूजा ने एक अदा से कहा। ये सुनते ही अंकित का दिल तेजी से धड़का। उसने पूजा की बाहों पर अपनी गिरफ्त को थोड़ा ढीला कर दिया। पूजा थोड़ी ऊपर उठी और उसकी गर्दन में अपने हाथ डालकर उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगी। वो बहुत ही प्यार और आहिस्तगी से अंकित को रिझा रही थी। अंकित उसकी इस नजदीकी में दोबारा से दीवाना होने लगा था। उसने पूजा को उठाकर अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी कमर के गिर्द अपनी मजबूत बाहें बांधकर उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। थोड़ी ही देर में पूजा की सांसें उखड़ने लगी। उसने जोर से अंकित के मजबूत कंधे पर एक मुक्का मारा, तब जाकर वो उससे अलग हुआ। पूजा बेहद नाराजगी से उसकी आंखों में देख रही थी। आप एक बहुत ही जालिम इंसान हैं, बल्कि आप किसी जिद्दी और बेकाबू शख्स से कम नहीं हैं। ये सुनकर अंकित एक बार फिर अपनी उसी दिलफरेब मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इन तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। पर तुमसे भी गुजारिश है कि इस वक्त ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि हमारी इस नजदीकी के लम्हों में खलल पड़ रहा है। बस खामोशी से मुझे महसूस करो और खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। ये कहकर उसने दोबारा से पूजा के गिर्द अपनी पकड़ को मजबूत किया। पूजा की धड़कनें उसके चौड़े सीने के साथ टकरा रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक पल के लिए पूजा ने गौर से अंकित के चेहरे को देखा, जो इस वक्त बेहद शांत और नर्म मिजाज का इंसान मालूम हो रहा था। अंकित के नयन नक्श बहुत आकर्षक और तीखे थे। वो किसी राजा या योद्धा जैसा मालूम होता था।
वो किसी भी लड़की का एक खूबसूरत ख्वाब हो सकता था, लेकिन काश वो इस बाहरी खूबसूरती के साथ-साथ दिल से भी उतना ही अच्छा होता। पूजा महज ये सोचकर रह गई। अंकित ने अब की बार उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। अब वो उसे अपने हाथों के सहारे पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठाए हुए था। पूजा ने अंकित के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। उन दोनों की नाक एक दूसरे से छू रही थी और सांसें एक बार फिर उलझने लगी थी। पूजा, तुम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अंकित ने एक अजीब से हक जताने वाले अंदाज में उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। पूजा ने अनजाने डर से अपना थूक निगला और धीरे से सरसराती आवाज में बोली, अंकित का। ये सुनकर वो बेहद खुश होकर मुस्कुराया और अगले ही पल उसने पूजा को फिर से खुद में लपेट लिया। वो उसकी गर्दन और कंधों को चूम रहा था, लेकिन पूजा की कुर्ती उन दोनों के बीच एक दीवार की तरह थी। अंकित ने जैसे ही उसकी कुर्ती को हटाकर उसे खुद से पूरी तरह लगाने की कोशिश की, ये देखकर पूजा बुरी तरह से बौखला गई। उसने फौरन ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि अगली बार जब आप मेरे करीब आएंगे तो कमरे की लाइट बंद करेंगे। मुझे लाइट में बहुत ज्यादा शर्म आती है। मुझसे आपकी इन गहरी आंखों में देखा नहीं जाता। पूजा की इस मासूम सी शर्त पर अंकित ने पूरी शिद्दत से ना में अपनी गर्दन हिला दी। आई एम रियली सॉरी जान। अगर मैंने लाइट बंद कर दी तो मैं तुम्हारा ये रूप कैसे देखूंगा? तुम जानती हो कि जब तक मैं तुम्हें जी भरकर देख न लूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। ये कहकर उसने शरारत से आंख मारी। पूजा ने एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर फिर से मारा। मैं आपसे सच में नाराज हूँ। आपने आज ही मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और मुझे बार बार उस पुराने समझौते की याद दिलाई। मैंने तुम्हें कहा है ना मेरी प्यारी लड़की, हम बाद में इन सारी चीजों पर आराम से बात करेंगे। फिलहाल इस नाराजगी को भी साइड में रखो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मेरे पास आने के लिए उतनी ही बेचैन हो। पिछले कई दिनों से बिजनेस के सिलसिले में मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा था और ना ही तुम्हें महसूस कर पा रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारी धड़कनें भी मेरे लिए तड़प रही थी। अंकित के इस बेबाक और सीधे अंदाज पर पूजा की जैसे बोलती ही बंद हो गई। वो जो खुद को बहुत मजबूत इरादों वाली समझती थी, अंकित की इस तरह की बेबाक बातों पर बुरी तरह से झेप जाती थी। अंकित ने जब दोबारा उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो वो फिर से बोल पड़ी, मगर अंकित, आप कभी तो अपना वादा पूरा कर लिया कीजिए। आप हमेशा मुझे बस अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है। देखो मेरी प्यारी लड़की, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो पूजा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊं। मैं बहुत प्यार से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मुझे अपने मामले में वो क्रूर इंसान बनने पर मजबूर मत करो, जो मैं असल में बनना नहीं चाहता। ये सुनकर पूजा ने अपने हाथ अंकित के कंधों के ऊपर से हटा लिए। उसने अपने शरीर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, क्योंकि वो वाकई में फिलहाल अंकित के भयंकर गुस्से का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। आज भी पूरा दिन गांव की धूल और धूप में भटकने के बाद उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसने सोचा था कि घर पहुंचने के बाद वो चैन से अपनी नींद पूरी करेगी। उसे लग रहा था कि अंकित अगले एक हफ्ते तक शहर से वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो खुलकर राहत की सांस लेगी और अपनी मनमर्जी करेगी। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई। न जाने किस मुखाबिर ने अंकित तक ये खबर पहुंचा दी थी कि वो गांव का दौरा करने और लोगों को जगाने के लिए निकली है। फिर क्या था, अंकित अगले 1 घंटे के भीतर ही वहां पर पहुंच गया, जहां मैडम साहिबा पूरे जोश और प्रभाव के साथ अपना भाषण दे रही थी। अभी भी अंकित ने जब उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग किया तो वो अचानक होश की दुनिया में आई और घबराकर फौरन अंकित से लिपट गई। वो खुद को उसकी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। अंकित ने पूरी ताकत से उसे गले लगाया। पूजा को अपनी छाती में एक तेज और गहरा दर्द महसूस हो रहा था। अंकित, क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, अंकित उसे पूरी तरह से अपनी बाहों के घेरे में ले चुका था और अब वो उसके सामने बिना किसी पर्दे के पूरी तरह से स्वाभाविक और सुंदर रूप में मौजूद थी। अंकित ने उसके इस रूप को पहले भी कई बार देखा हुआ था, लेकिन इस समय भी उसे लग रहा था जैसे वो ये अद्भुत नजारा पहली बार देख रहा हो।
उसके होठों से एक हल्की सी सीटी निकली, जबकि पूजा ने फौरन शर्म के मारे अंकित की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। थोड़ा सा तो लाज शर्म का ध्यान रखिए, आप में लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ये सुनकर अंकित ने उसके हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए बेहद धीमी और मादक आवाज में कहा, अगर मैं भी लज्जा और संकोच करने लगा तो क्या वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे इंटरनेट से डाउनलोड करूंगा। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम पर तो मेरा पूरा अधिकार है और मैं जैसे चाहूं वैसे अपना ये अधिकार जता सकता हूं। तुम्हें इस सब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खामोशी से बस वो करती रहो जो मैं कहता हूँ। पूजा ने घबराहट में अपनी छाती पर हाथ रखे हुए थे। अंकित के माथे पर बल पड़ गए। उसने पूजा के दोनों हाथों को वहां से हटाया और उन्हें ऊपर की तरफ बिस्तर पर बांध दिया। खुद वो उसकी धड़कनों के करीब झुक गया और उसके बदन को चूमने लगा। पूजा के लबों से फिर से बेचैन और मदहोश कर देने वाली सिसकियां निकलने लगी। अंकित के बाल पूजा के हाथों की गिरफ्त में थे और वो लगातार बेसाख्ता उसका नाम पुकारे जा रही थी। दूसरी तरफ पूजा के लबों से अपना नाम सुनकर अंकित पूरी तरह बेकाबू होता जा रहा था। उसके बदन को अपनी छुअन से दहलाने के बाद अंकित ने उसकी नाभि और पेट को चूमना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसके हाथ पूजा के नाजुक अंगों को हल्का हल्का दबा रहे थे। वो बुरी तरह से मचल रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अंकित को तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो उसके इस आत्मसमर्पण और रूप का पूरा आनंद ले रहा था। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अनमोल बन चुकी हो पूजा। यह कहकर वो दोबारा उसके होठों पर झुक गया और उनके रस को कतरा कतरा पीने लगा। पूजा के पूरे शरीर में हल्की हल्की सिहरन दौड़ रही थी। इससे पहले कि अंकित पूरी तरह से उसके वजूद में उतरता और दोनों एक दूसरे में खो जाते, पूजा तेजी से बीच में ही बोल पड़ी, आपने मुझसे वादा किया था अंकित, अभी आप बच्चों वाली जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डालेंगे। अंकित ने जब ये सुना तो उसने पूजा की आंखों में गहराई से झांकते हुए बेहद दिलफरेब और जादुई अंदाज में कहा, मगर अब मैंने अपना विचार बदल दिया है पूजा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस राठौर मेंशन को उसका नया उत्तराधिकारी और वारिस मिले। इसीलिए इस काम में तुम्हें भी मेरा पूरा साथ देना होगा। पूजा ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें गहरे डर से फैल गईं। इससे पहले कि वो विरोध में कुछ और कह पाती, अंकित फिर से उसके लेकिन अंकित में एक ऐसा नशा था जो पूजा को हर बार बहकने पर मजबूर कर देता था और वो खुद से किया हुआ वादा तोड़ देती थी। अभी भी जब अंकित उससे अपना अधिकार वसूल करके अलग हुआ तो पूजा उसे शिकायती नजरों से देख रही थी। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। ये कहकर वो बेड के सहारे टिक कर बैठ गया। उसने अपनी बाहें फैलाई तो पूजा भी खिसकती हुई उसके चौड़े सीने पर आकर लेट गई। वो दोबारा से उसकी धड़कनों की रफ्तार के साथ खेल रहा था। अब बस भी कीजिए, पूजा ने सरसराती हुई आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरी पत्नी हो तुम, मैं तुम पर पूरा अधिकार रखता हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हें अपने करीब रखूं। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वो एक पल के लिए खामोश हुआ और फिर गंभीर आवाज में बोला, देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तुम मुझे जितना साधारण समझ रही हो ना, मैं उतना कमजोर भी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरा जुनून बन गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करने लग जाओगी और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। पूजा, मेरे कुछ नियम हैं जो इस इलाके के सभी लोगों पर लागू होते हैं। इन लोगों में तुम भी आती हो और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम मेरे नियमों का पालन करो। इस पूरे साम्राज्य और परिवार के सारे मामले मेरे जिम्मे हैं। उसने पूजा को करीब लाते हुए आगे कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं लड़कियों की पढ़ाई की मंजूरी दादा हुक्म से दिलवाऊंगा। इसके अलावा भी गांव में और बहुत से मामले हैं जिन्हें मैं सुलझा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो लड़कियों की जबरन रसूखदार जमींदारों के साथ शादी कराने की है। मुझे पहले इन कुप्रथाओं को खत्म करना होगा, फिर बाद में मैं इन चीजों पर आऊंगा। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, इन सब से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों को पता चले कि तुम मेरी एकमात्र कमजोरी हो।
सब दुनिया वालों के सामने तुम्हारी पहचान इस हवेली में एक समझौते के तहत आई हुई बहू की है, और जब तक मेरे सारे संकट खत्म नहीं हो जाते तब तक ऐसा ही चलेगा। मगर मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा वो सम्मान और जगह दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये कहकर उसने प्यार से पूजा के गालों को थपथपाया, जबकि वो गुस्से से भरी नजरों से अंकित को ही देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, मिस्टर अंकित सिंह राठौर, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना बदला और अपना वास्तविक हक लेने के लिए आई हूँ। जैसे ही मुझे वो मिल जाता है मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाह पर सिर रखकर सो गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। दरअसल पूजा एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और उसका अंतिम सेमेस्टर चल रहा था जब उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उसके पिता ने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए अंकित सिंह राठौर से एक बहुत बड़ी रकम कर्ज के रूप में ले रखी थी, जिस पर भारी ब्याज भी चल रहा था। बहुत मेहनत के बाद भी उनका बिजनेस बुरी तरह से डूब गया था। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, पूजा। पूजा की माँ का उसकी पैदाइश के वक्त ही देहांत हो गया था। इधर पूजा को जब पता चला कि उसके पिता पर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो अंकित भी उसके घर पैसे वसूलने के लिए पहुंच गया। पूजा उस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अंकित ने जब पूजा को पहली बार देखा तो वो उसे बेहद अच्छी लगी। सुंदरता तो वैसे भी अंकित की कमजोरी थी और वो चाहता था कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज उसके अधिकार में हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जो चीज अंकित को पसंद आ जाती थी वो उसे हासिल करके ही रहता था, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसने पूजा को सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया था कि अगर इस दौरान तुम पैसे इकट्ठे करने में सफल हो जाती हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे समाज की पंचायत में इसका फैसला होगा। पूजा ने ये सुना तो वो और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ पुलिस स्टेशन, कानून और अदालतें देखी थी। ये पंचायत और रसूखदारों के आपसी मामलों के तौर तरीके उसकी समझ से बाहर थे। उसने इसे ज्यादा गंभीरता से भी नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही समय सीमा समाप्त हुई, अंकित ने उसे उसके घर से उठवा लिया। तब जाकर कहानी काफी हद तक उसकी समझ में आई, मगर अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। पंचायत में रसूखदारों के दबाव में यह फैसला हुआ कि कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति में पूजा को अंकित से शादी करके इस हवेली की बहू बनना पड़ेगा। पूजा को उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने सगे मामा जी से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उसका भी कोई फायदा न हो सका। जब तक उसके मामा जी को इस बात की जानकारी हुई तब तक अंकित और पूजा की शादी संपन्न हो चुकी थी। न चाहते हुए भी वो इस हवेली में आ गई थी और डर के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। पहली ही रात अंकित ने न सिर्फ अपनी पत्नी के रूप में उस पर अधिकार जताया था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर अपने नाम की छाप भी लगा दी थी। मगर पूजा ने एक चीज महसूस की थी कि अंकित चाह कर भी उस पर ज्यादा सख्ती नहीं कर पाता था, बल्कि उसके सामने पिघल जाता था। और इसी चीज ने पूजा के हौसले को बढ़ाया। फिर जब उसने अपने मामा जी से बात की, जो कि पुलिस विभाग में एक बहुत बड़े और वरिष्ठ अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के वो भी इस रसूखदार परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने पूजा से वादा किया कि वो उसे अंकित के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन बदले में पूजा को अंकित की अलमारी से एक गोपनीय फाइल तलाश करनी पड़ेगी, जिसमें अंकित के सारे गैर कानूनी कामों और घोटालों का पूरा ब्यौरा है। जैसे ही उन्हें वो फाइल मिल जाएगी, वो पूजा को भी अंकित के चंगुल से निकाल लेंगे। और उसके बाद से ही पूजा ने अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य बना लिया कि वो अंकित को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाएगी और उससे वो फाइल हासिल करेगी। सुबह जब पूजा सोकर उठी तो उसे अपनी छाती पर भारीपन का एहसास हुआ। उसने देखा कि अंकित ने अपना सिर उसके छाती पर रखा हुआ था। अरे अंकित, क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे, आप बहुत भारी हैं। उसने अंकित को हटाने की कोशिश की, मगर वो और भी ज्यादा करीब आते हुए उससे लिपट कर लेट गया। मुझे परेशान मत करो पूजा, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह कहकर अंकित ने शरारत से उसके बदन पर हल्का सा दबाव बनाया तो एक चीख पूजा के होठों से निकली। अंकित हंसता हुआ उससे दूर होकर बैठ गया।
एक तो तुम छोटी-छोटी बात पर चिल्लाती रहती हो, थोड़ा-सा धैर्य रखना सीखो ताकि ज़िंदगी आसानी से गुज़रे। अंकित ने कहा। पूजा ने उसे बेहद नाराज़गी से घूरा और पीछे बेड के सिरहाने से टिक कर बैठ गई। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? अंकित ने एक अजीब से भाव के साथ उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। पूजा एक पल के लिए घबरा गई। वो चाहती थी कि वो सच बोले और उसे साफ-साफ बताए कि वो उससे कितनी नफ़रत करती है और वो इस हवेली में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस फ़ाइल की वज़ह से रुकी हुई है। अगर उसका बस चले तो वो अभी और इसी वक़्त इस हवेली से भाग जाए, क्योंकि अंकित ही वो शख़्स था जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। चूँकि वो ये सारी बातें अंकित के मुँह पर नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने एक गहरी साँस छोड़ी और धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर वो उसकी गोद में आकर बैठ गई और एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगी। उसका लचीला बदन अंकित की बाहों में बल खा रहा था। अंकित को उसकी यही अदाएं सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी। जब भी वो खुद से पहल करती तो अंकित की भावनाएं भी भड़क उठती थी। अंकित ने दोबारा उसे बेड पर पटका और एक बार फिर उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। पूजा के मुंह से दबी-दबी सी सिसकियां निकलने लगी। थोड़ी ही देर के बाद जब अंकित दूर हटा तो वो गहरी-गहरी सांस लेते हुए बोली, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर जाएंगे। अंकित एक पल के लिए चौंक गया। आखिर तुम्हें वहां क्या करना है? वो तो मर्दों के बैठने और काम करने की जगह है। तुम्हारा वहां क्या काम है? ये सुनकर पूजा तेजी से बोली, मुझे उत्सुकता है, मैं हर वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर आप अपना समय बिताते हैं। और क्या पता आपने वहां पर अपनी कोई दूसरी पत्नी छुपा कर रखी हो। ये सुनकर तो अंकित ने एक जोरदार ठहाका लगाया। मैं अभी ठीक तरह से तुम्हें नहीं संभाल पा रहा हूँ, दूसरी पत्नी को कैसे संभालूंगा? इसीलिए ये विचार तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि तुम्हारे अलावा मैं कोई और शादी करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हो। उसके गालों को प्यार से छूते हुए वो बोला। पूजा ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर वो दिल से मुस्कुरा नहीं सकी। चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें अपने फार्म हाउस पर लेकर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अंकित ने कहा। पूजा एकदम से बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागी और शीशे में जाकर अपना रूप देखने लगी। उसने अनजाने में अपनी गर्दन पर हाथ रखा जहां अब भी अंकित के जुनून के निशान मौजूद थे। उसे वहां हल्की सी तकलीफ और पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस हो रही थी। उसे अपने मामा जी की वो बात भी याद आई जिन्होंने बताया था कि उसके पिता की अचानक हुई मौत के पीछे भी शायद अंकित का ही हाथ है। मैं बहुत जल्द ये भी साबित कर दूंगा। जब पूजा ने मामा जी के शब्द सुने थे तो उसके अंदर प्रतिशोध की आग और अधिक भड़क उठी थी। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो अंकित बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अंकित ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया तो धीमी आवाज में उससे सवाल करने लगा, पूजा, तुम जानती हो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस तरह के व्यक्ति से है? मुझे कैसे मालूम हो सकता है? आपने कभी मुझे बताना पसंद ही नहीं किया। पूजा ने बेहद रूखे लहजे में उत्तर दिया। चलो तुम्हें मैं आज बता देता हूँ, हो सकता है ये तुम्हारे भी काम आए। उसे अपनी नजरों के घेरे में लेते हुए वो बोला, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत एक ढोंगी और धोखेबाज इंसान से है, जो मुंह पर कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और। यह कहकर उसने पूजा की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया। पूजा की आंखों में एकदम से डर फैल गया। उसे अपने चेहरे के भाव पर काबू पाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अंकित उसे इस तरह घबराते हुए देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम कोई धोखेबाज थोड़ी ही हो। ये सुनकर पूजा ने अपनी पूरी ताकत से ना में सिर हिलाया और अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, भगवान ना करे, मैं क्यों आपके साथ कोई धोखा करने लगी? मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यह कहकर उसने अंकित को गले से लगा लिया जबकि अंकित उसके माथे को प्यार से चूमने लगा। अंकित ने उससे कभी भी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो हमेशा यही कहता था कि पूजा उसका जुनून है, क्योंकि प्यार का वास्तविक अर्थ वो अभी तक नहीं समझ पाया था। वो दोनों तैयार होकर फार्म हाउस के लिए निकल गए।
घर के तमाम कर्मचारी और हवेली के लोग जो कल वाले हंगामे को अभी तक नहीं भूले थे, उन दोनों को इस तरह हंसता मुस्कुराता हवेली से बाहर जाता देखकर बेहद हैरान और खफा हुए। अंकित की दादी गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इस लड़के को न जाने क्या हो गया है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि इस लड़की ने मेरे पोते पर कोई जादू कर दिया है। उसे तो अब इस लड़की की गलतियां भी नजर नहीं आती। वास्तव में दादी जी की बड़ी इच्छा थी कि वो अपने इकलौते पोते की शादी अपनी सगी नातिन से करें, लेकिन वो उनकी बदनसीबी थी कि अंकित ने किसी को बताए बिना ही जबरदस्ती पूजा से शादी कर ली थी और अब वो उसकी पत्नी की हैसियत से इस घर में रह रही थी। वो न सिर्फ इस घर में अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी, बल्कि वो किसी की बातों को भाव भी नहीं देती थी। अंकित जब पहली बार उसे इस हवेली में लाया था, तभी उसने साफ शब्दों में सब लोगों को समझा दिया था कि कोई भी मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और अगर किसी ने उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर उस वक्त पूजा का डर भी काफी हद तक कम हो गया था कि कम से कम यहाँ पर उसे कोई शारीरिक प्रताड़ना तो नहीं सहनी पड़ेगी। मगर फिर जब रात के वक्त अंकित ने उस पर अपना पूर्ण अधिकार जताया, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो वाकई में एक बहुत ही सख्त स्वभाव का मर्द था, जो किसी भी लड़की को अपने आकर्षण से दीवाना करने की क्षमता रखता था। पूजा भी उसकी नजदीकी में इसी तरह अपनी सुध बुध खो देती थी। जब वे दोनों फार्म हाउस पहुंचे तो पूजा की नजरें लगातार वहां के कैमरे में मौजूद अलमारियों पर घूम रही थी। क्या हुआ? कहीं तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने तो नहीं आई हो? अंकित ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में पूछा तो वो तेजी से ना में सिर हिलाने लगी। कैसी बातें करते हैं मिस्टर अंकित? क्या आपने मुझे इतना बुरा समझा हुआ है? ये सुनकर अंकित व्यंग भरे अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मैं किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करता। मेरे दिल में हर व्यक्ति को लेकर कोई ना कोई संदेह जरूर रहता है, और जिस दिन वो संदेह प्रमाण में बदल जाता है, उस दिन पता है क्या होता है? वो पूजा की आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहा था, जबकि पूजा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उससे आगे पूछ पाती। अंकित ने उसकी इस चुप्पी को देखा तो अपने बिस्तर पर हाथ रखते हुए उसके कानों के पास झुककर बेहद ठंडी आवाज में बोला, धमाका। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाता है। ये कहकर वो सीधा होकर खड़ा हो गया। मैं अभी बाहर बैठक में जा रहा हूँ। मुझे वहां कुछ जरूरी घोषणाएं करनी है। तब तक तुम यहीं पर बैठो। फिर मैं तुम्हें झील के किनारे लेकर चलूंगा। वहां बहुत ही सुंदर नजारे हैं। ये सुनकर पूजा ने तेजी से हाँ में गर्दन हिला दी और उसके जाते ही वहां मौजूद अलमारियों की छानबीन करने लगी। काफी देर तक उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नजर एक नीले रंग की फाइल पर पड़ी तो उसके होंठों पर एक जीत की मुस्कान आ गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, अंकित की भारी आवाज कमरे में गूंजी, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो तुम? पूजा के हाथों से वो फाइल छूटकर सीधे जमीन पर गिर गई। अंकित मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पास आकर रुका और जमीन पर गिरी फाइल को देखकर एकदम से गुस्से में आ गया। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वो फाइल को उसकी आंखों के सामने लहराते हुए बोला। पूजा पूरी तरह से अनजान बनते हुए बोली, मैं तो बस पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढ रही थी। आपने मुझसे कहा था कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने इतनी देर लगा दी। वो छोटे बच्चों की तरह रोटते हुए उसका हाथ पकड़कर धीमे आवाज में बोली। अंकित ने मजबूती से अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच हो। ये कहकर उसने फाइल दोबारा से अलमारी में रख दी और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया। मगर पूजा का दिल और दिमाग तो उसी कमरे के अंदर ही रह गया था जहां अंकित की बर्बादी का सबूत मौजूद था। लेकिन वो हैरान थी कि अंकित ने इतनी महत्वपूर्ण फाइल वहां इतने साधारण स्थान पर क्यों रखी है। शायद इस वजह से कि किसी को भी ये अनुमान न हो कि कोई इतनी जरूरी फाइल ऐसी आम जगह पर रख सकता है। अंकित और पूजा इस समय झील के किनारे खड़े थे। सूरज अस्त हो रहा था और शाम का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। अंकित ने पूजा की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। तुम जानती हो पूजा, मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मेरा एक छोटा सा प्यारा सा परिवार हो। यह कहकर अंकित ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा।
मेरी कामना है कि जल्द ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आए और हम उसके साथ एक शांतिपूर्ण जिंदगी बिताएं। पूजा ने अंदर ही अंदर नफरत से अपना सर झटका। वो अंकित की संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अंकित का बेटा भी उसी के जैसा होगा, अहंकारी, स्वेच्छाचारी और हद से ज्यादा कठोर। तुम्हें क्या लगता है, बेटा या बेटी? अंकित ने अचानक ही पूजा से सवाल किया तो वो अपने कंधे उचकाते हुए बोली, फिलहाल तो मुझे ये दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। अभी तो मैं खुद बहुत कम उम्र की हूँ। अभी मेरी जिंदगी का आनंद लेने के दिन है। अंकित ने सुना तो एकदम से पूजा को अपनी बाहों में उठा लिया। पूजा ने फौरन डर के मारे उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उसकी धड़कनें फिर से अंकित के सीने से टकरा रही थी। क्या तुम्हें तैरना आता है? अंकित के इस अचानक किए गए सवाल पर वो बुरी तरह से घबरा गई, मगर अंकित की आंखों में शरारत नाचती देखकर वो तेजी से बोली, नहीं अंकित, प्लीज नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। अंकित कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। अगले ही पल वो उसे उठाकर झील के पानी में छलांग लगा चुका था। झील बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी। पूजा उसके सहारे पानी में खड़ी थी और बार बार उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। तभी अंकित ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं, जो इंसानों के पैर पकड़कर उन्हें गहरे पानी में खींच ले जाती हैं और फिर वहां उन्हें अच्छे से चबा जाती हैं। ये सुनकर पूजा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अंकित ने फौरन उसके लबों पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें फैलाते हुए बोला, पागल लड़की, अगर ऐसे चीखोगी तो तुम्हारी आवाज सुनकर सब लोग फौरन यहाँ आ जाएंगे। चुप हो जाओ और ये चिल्लाना बंद करो, अगर तुम सुरक्षित बाहर निकलना चाहती हो तो। ये सुनकर पूजा पूरी तरह शांत हो गई और शिकायती नजरों से उसे देखने लगी। फिर वो दबे स्वर में बोली, अगर वहां मछलियां हैं तो फिर आप क्यों तैर रहे हैं? अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो अकेले ही अपना शौक पूरा कीजिए। मुझे आपने किस खुशी में यहाँ अपने साथ अटका रखा है? अंकित ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तुम्हें अटकाया नहीं है, मैंने तो तुम्हें अपनी बाहों में उठाया हुआ है। ये कहकर अंकित ने उसके गिर्द अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और उसके भीगे हुए होठों को चूमने लगा। पूजा ने अपना हाथ फौरन उसकी गर्दन पर टिका दिया। थोड़ी देर के बाद वो भी इसकी छुअन का साथ देने लगी थी। वे दोनों पानी के बीच एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। जब पूजा वापस होश की दुनिया में आई तो बोली, क्या कर रहे हैं आप? हम इस वक्त खुले पानी में मौजूद हैं मेरी जान। तुम्हें यह बात बहुत देर से याद आई है। ये कहकर अंकित ने उसकी कमर को अपने एक हाथ के घेरे में ले लिया। पूजा जो पकड़ ढीली होते ही पानी में डूबने लगी थी, फिर से उसके ऊपर संभल गई और अपने पैरों को उसके गिर्द लपेटकर उसके सहारे टिक गई। अंकित उसके शरीर के इस आकर्षण को महसूस कर ही रहा था कि अचानक पूजा को लगा जैसे वो उसके कपड़े ढील करने का प्रयास कर रहा हो। पूजा तेजी से बोली, हम इस वक्त एक सार्वजनिक झील पर हैं। ये हमारा निजी कमरा नहीं है। चिंता मत करो, इस तरफ कोई भी नहीं आता। दूर मोड़ पर मेरे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसी को भी इधर आने की इजाजत नहीं देनी है। ये कहकर अंकित ने जब उसकी भीगी हुई कुर्ती को थोड़ा हटाया तो पानी के भीतर भी उसका बदन किसी मोती की तरह चमक रहा था। अंकित एक बार फिर पूरी तरह दीवाना होने लगा था। मेरी इच्छा है कि हम एक बार यहाँ इस खुले माहौल में पति पत्नी के संबंध का आनंद लेकर देखें, अंकित ने कहा। पूजा ने सोचकर ही अंदर से एक सिहरन महसूस की। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरा अभी ऐसा कुछ भी करने का कोई विचार नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। अगर अगले 20 मिनट के अंदर तुम तैरने में सफल हो गई तो तुम जीत गई, लेकिन अगर तुम असफल रही तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे साथ अपने इस हक को पूरा करूंगा, अंकित ने चुनौती दी। पूजा ने एक पल के लिए सोचते हुए उसके चेहरे को देखा और फिर उसकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फौरन हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इसके साथ ही उसने अपने कपड़े वापस ठीक कर लिए, मगर भीगे होने के कारण कपड़े उसके बदन से पूरी तरह चिपक गए थे। अंकित ने अचानक अपनी उंगली से उसे छुआ तो पूजा तेजी से बोली, अब बस कीजिए। अंकित ने हंसते हुए अपने कान पकड़े, फिर आश्चर्यजनक रूप से
पूजा केवल 15 मिनट के अंदर ही तैरना सीखने में सफल हो गई। वाह! तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चतुर निकली। अंकित अब पानी में उसके साथ भाग रहा था। आगे मत जाओ, आगे मछलियाँ हैं। ये सुनकर पूजा डर के मारे फौरन भागती हुई वापस उसी के पास आ गई। पूजा को तैरता हुआ देखकर अंकित के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। चलो, कम से कम मेरे हाथ में तुम्हारी ये कमजोरी तो लगी। वो मुस्कुराता हुआ पानी से बाहर आ गया। पूजा पूरी तरह भीग चुकी थी। वो थक कर हारते हुए किनारे की ठंडी रेत पर लेट गई। आप तो कहते हैं कि आप किसी की भी नज़र मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब जब मैं इस हालत में सबके सामने वापस जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? ये कहकर वो दाईं तरफ करवट बदल कर लेट गई। भीगे होने के कारण उसकी कुर्ती उसके बदन से चिपकी हुई थी और उसके शरीर के उभार साफ झलक रहे थे। अंकित ने चाह कर भी अपनी नजरें उसकी इस मादक हालत से चुराई, पर उसका दिल तेजी से धड़का। मेरा यहाँ पास में ही एक छोटा सा निजी गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहां चलकर तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। चलो आओ, आज की रात हम वहीं पर बिताएंगे, क्योंकि कल का क्या भरोसा। वो बात करते करते अचानक खामोश हो गया। क्या क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। अंकित ने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे पूजा, क्या तुम्हें पता है मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार किसी इंसान को आजमाता हूँ। यदि वो मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ, चाहे वो मेरे लिए कितना ही प्यारा क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हारे लिए मेरी एक सलाह है, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि कल तक तुम सिर्फ मेरा जुनून थी, आज तुम मेरा प्यार बन गई हो। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम दोबारा से मेरी नफरत बन जाओ। पूजा पूरी तरह से चुप हो गई। वो शक्तिशाली मर्द उसके सामने अपने गहरे प्यार का इजहार कर रहा था। हाँ, ये सच था। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का, लेकिन जैसे ही उसने अपने मामा जी की बातें याद आई, उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। ये बात सच थी कि अंकित की नज़दीकी उसके लम्स उसे मदहोश कर देते थे, लेकिन थोड़े से आनंद के लिए वो सारी जिंदगी की प्रताड़ना नहीं सहना चाहती थी। उसे भी डर था कि जिस दिन अंकित का उससे मन भर गया, कहीं वो उसे जान से न मार दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मामा जी ने उसे डराया था कि ये रसूखदार लोग लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें गायब कर देते हैं। रात का समय था। दोनों ने वहां एकांत में खाना खाया और अब वे उस छोटे से गेस्ट हाउस के बेडरूम में एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। चारों तरफ एक गहरी और मादक खामोशी फैली हुई थी। पूजा का ध्यान बार बार भटक कर उसी फार्म हाउस वाले कमरे की तरफ जा रहा था, जहां वो नीली फाइल रखी थी। वो बस अंकित के सोने का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, उसने अंकित के चौड़े और नग्न सीने पर अपना नाजुक हाथ रखते हुए कहा। हाँ ठीक है, अंकित ने बेहद कोमल लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सोने लगी हूँ, प्लीज आज रात मुझे परेशान मत कीजिएगा। अंकित ने अपनी मजबूत बाहें उसके गिर्द और कस ली। उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर उन्हें चूमते हुए वो मदहोश आवाज में बोला, ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूजा अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। वो अंकित के पूरी तरह सोने के इंतजार में थी। लगभग आधे घंटे के बाद जब अंकित की गहरी और शांत सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी तो पूजा ने बहुत आहिस्ता से उसकी भारी बाह को अपने ऊपर से हटाया। वो धीरे से बेड से उतरी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने जाते जाते एक बार पलट कर सोते हुए अंकित को देखा। दूसरी तरफ जैसे ही पूजा कमरे से बाहर निकली, अंकित ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने सिर के नीचे हाथ रखा और छत को देखते हुए बेहद उदास स्वर में बुदबुदाया, पूजा शायद आज तुम्हारी मेरी जिंदगी में आखिरी रात है। तुम्हारी तरफ से यह धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने बेचैनी से अपने माथे को मसला। पूजा जब उस फार्म हाउस के कमरे में पहुंची तो वहां पहरा देने के लिए कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। वास्तव में अंकित ने वहां से पहले ही सब लोगों को हटा दिया था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि पूजा आगे क्या करेगी। ये सब कुछ अंकित के प्लान के अनुसार ही हो रहा था। उसने 2 हफ्ते पहले ही
पूजा को उसके मामा से फ़ोन पर गुप्त बातें करते हुए सुन लिया था और पूरी कहानी तभी उसकी समझ में आ गई थी। उसे पता चल गया था कि पूजा उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो बस उसे प्यार के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बना रही है। इस बात ने अंकित के दिल को बेतहाशा ठेस पहुंचाई थी। उसका दिल टूटकर बिखर गया था। पहली बार उसने जिंदगी में किसी लड़की को अपने दिल में जगह दी थी, लेकिन बदले में उसे केवल छल मिला था। उसके लिए ये आघात बहुत बड़ा था। पूजा को अलमारी से वो नीली फाइल मिल गई, लेकिन वो जैसे ही उसे लेकर पलटी, सामने अंकित खुद दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। क्या तुम इस फाइल को खोलकर देखना पसंद नहीं करोगी? उसने एक अजीब से शांत पर भयानक अंदाज में कहा। पूजा ने डर के मारे अपना थूक निगला और तेजी से पीछे की तरफ हटी। मैं तो बस यहाँ पर। इससे पहले कि वो कोई नया बहाना बनाती, अंकित ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप होने का संकेत दिया। बस अब चुप हो जाओ। कोई भी नया नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझसे कोई और झूठ मत बोलना। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सच भी नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम भी बिल्कुल इसी तरह से अपने उन्हीं मामा के हाथों मारी जाओ, जिस तरह से तुम्हारे पिता मारे गए थे। ये सुनकर पूजा एकदम चीख पड़ी। झूठ! मेरे पापा को मेरे मामा जी ने नहीं, बल्कि आपने मारा है। अंकित अजीब सी उदासीन अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा है तो फिर ठीक है। इस फाइल को खोलकर खुद देख लो। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा वो मामा क्यों इसके पीछे पड़ा है। निश्चित ही उसने तुम्हें ये भी कहा होगा कि इस फाइल को कभी मत खोलना, मगर मुझे पता था कि तुम खोलोगी और मैं चाहता था कि तुम इसे मेरे सामने ही खोलो। पूजा ने कांपते हाथों से जब उस फाइल को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां अंकित के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, बल्कि सारे पक्के कागजात उसके सगे मामा दिनेश, जो पुलिस विभाग में थे, उनके खिलाफ थे। दिनेश एक बेहद भ्रष्ट और लालची इंसान थे। उन्होंने ही पूजा के पिता को धोखे से मारा था ताकि उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पिता ने अपनी संपत्ति अंकित के पास सुरक्षित रखवा दी थी। अंकित ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उनके इस काले कारनामे को जानता था और उन्हें कानून के जरिए सजा दिलवाना चाहता था। जब से उसकी पूजा से शादी हुई थी, उसने दिनेश को बेनकाब करने का अपना प्रयास और तेज कर दिया था। मामा दिनेश दरअसल पूजा को अंकित के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इस चाल में वे बुरी तरह विफल हो गए। सिर्फ यही नहीं, वहां और भी फाइलें थी जो अंकित ने उसे दिखाई। पूजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अनजाने में अपने होठों पर हाथ रख लिया और अपनी सिसकियों को दबाने का प्रयास करने लगी। अंकित! उसने रोते हुए कुछ कहना चाहा था, लेकिन अंकित ने उसी समय अपने सिक्योरिटी को आवाज दी। इस लड़की को वहीं ले जाकर छोड़ दो जहां से इसे उठाया था। सिर्फ 3 दिनों तक इसकी सुरक्षा करना, जब तक मैं इसके इस कपटी मामा को जेल की सलाखों के पीछे न भेज दूं। 3 दिनों के बाद वापस आ जाना। ये कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया। पूजा रोती हुई अंकित के पीछे भागने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पूजा को पकड़ लिया और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। पूजा खुद को छुड़ाने के लिए तड़पती रही। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल कर दी है। जिस मर्द ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, जिसने उसे अपनी हवेली में आश्रय दिया और उसके लिए खुद को खतरों में डाला, वो उसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने बाल नोच ले, पर अब कोई फायदा नहीं था। गाड़ी उसी पुराने घर के सामने आकर रुकी जहां से अंकित उसे लेकर आया था। उस सुरक्षा कर्मी ने उसे घर के एक सुरक्षित कमरे में देखा। उसे समय पर खाना मिलता रहा और ये सब 3 दिनों तक चलता रहा। और जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, कानून ने मामा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और वो सुरक्षा कर्मी भी वहां से हमेशा के लिए चला गया। अब पूजा पूरी तरह से आजाद थी। उसके पास वही आजादी थी जिसके लिए वो अंकित से लड़ती थी। अब वो अपनी मर्जी की मालकिन थी। कोई भी उस पर आदेश चलाने वाला नहीं था। मगर अब इस आजादी की उसे कोई चाह नहीं थी, क्योंकि वो अंकित की उस मीठी कैद की आदी हो चुकी थी। वो इस आजादी का क्या करती जो उसका सब कुछ ही उजड़ चुका था। उसने अंकित से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसे पता चला कि अंकित ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है।
जब वह रोती हुई राठौर मैंसन पहुंची तो वो वहां भी नहीं था। वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला गया था। पूजा को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। लगभग 2 महीने उसने भयंकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन में बिता दिए। फिर जब उसकी मौसी जी उससे मिलने आई तो उसकी ये हालत देखकर बेहद घबरा गई। उन्होंने पूजा को संभाला और अपने साथ अपने घर ले गई। पूजा धीरे धीरे जिंदगी की तरफ वापस आने लगी, लेकिन अब उसे अपनी उसी शत्रु से अगाध अटूट प्यार हो गया था, जिसकी वो कभी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर रही थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर उसके लिए बहुत भावुक कर देने वाली थी। वो एक ऐसे मर्द के बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसे अब उसके अस्तित्व में कोई रुचि नहीं बची थी। वो जो कभी उसके रूप की पूजा किया करता था, अब उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसकी मौसी ने उसे परामर्श दिया कि इस बारे में अंकित को बता दे, मगर पूजा ने साफ मना कर दिया। उसने खुद को संभालने के लिए दोबारा से यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अंकित ने जाने से पहले उसके बैंक खाते में अच्छे खासे पैसे डलवाए थे। जब एक बड़ी रकम खाते से खर्च हुई तो अमेरिका में बैठे अंकित को भी इसकी सूचना मिल गई। दूसरी तरफ उसने अपने गुप्त आदमी भी पूजा की रक्षा के लिए छोड़े हुए थे। वह ना चाहते हुए भी उसकी हर खबर रखता था। उसे लगा था कि वो इस धोखेबाज लड़की को भूल जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। पूजा वास्तव में उसके दिल में पूरी तरह बस चुकी थी। वो बड़ी कठिनाई से खुद पर काबू रखे हुए था। इधर पूजा ने अपने मन को बिजी रखने के लिए एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकल रही थी तो उसने देखा कि सामने एक बड़ी बिल्डिंग के पास अंकित खड़ा था। वो किसी और आधुनिक लड़की के साथ बेहद हंस हंसकर बातें कर रहा था। यह दृश्य देखते ही पूजा के तन बदन में आग लग गई। महीनों का विरह, प्यार और ईर्ष्या एक साथ भड़क उठे। खुद पर काबू खोकर वो तेजी से आगे बढ़ी और अंकित के ऐन सामने जाकर खड़ी हो गई। बगैर कुछ सोचे समझे उसने पूरी ताकत से अंकित के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। आप इतने गिरे हुए होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति होते हुए किसी दूसरी औरत को इस नजर में देखने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो पूरी तरह से भावुक होकर चिल्लाने लगी। अंकित पहले तो इस अचानक हुए थप्पड़ से स्तब्ध रह गया, फिर उसे इस तरह सरे बाजार पागलों की तरह चिल्लाते देख बौखला गया। उसने बिना देर किए पूजा का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पूजा को जोर से गाड़ी के भीतर धक्का दिया और खुद चालक की सीट पर आ बैठा। तुम होश में तो हो पूजा? यह अभी थोड़ी देर पहले तुमने सरेराह क्या किया है? अंकित ने गरजते हुए कहा। पहले आप मुझे बताइए कि आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? पूजा ने रोते हुए चीखा। मैं यहाँ आपका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हूँ, आपके बच्चे की हलचल बर्दाश्त कर रही हूँ, और आप यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। मुझसे एक छोटी सी भूल क्या हो गई? आपने तो मुझे अपने जीवन से ही निकाल फेंका, जैसे कभी मैं आपके लिए कुछ थी ही नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी तड़प और दर्द हुआ है। मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये कहकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही अंकित ने उसके मुंह से ये सुना कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके दिल की दुनिया एक पल में पलट गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो पूजा? ये सुनकर वो फिर से भड़कते हुए रोने लगी। नहीं, मैं तो आपके साथ कोई मजाक कर रही हूँ। आपको तो पता ही है ना कि मुझे बचपन से ही ऐसा क्रूर मजाक करने का बहुत शौक है। अंकित ने अगले ही पल अपनी सारी नाराजगी, सारा गुस्सा भुलाकर पूजा को पूरी ताकत से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पूजा भी छोटे बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर उसके सीने से लिपट कर रो रही थी। आई एम रियली सॉरी अंकित, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप चाहे तो मुझसे कोई भी बदला ले ले, लेकिन प्लीज मुझे अब खुद से दूर मत कीजिएगा। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं आपके बिना मर जाऊंगी मिस्टर अंकित। आप चाहे तो मुझे उस हवेली में ताउम्र कैदी बनाकर रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आजादी नहीं चाहिए।
मुझे बस आपकी बाहों के घेरे में रहना है, चाहे वो एक कमरे तक ही सीमित क्यों न हो। उसके लहजे में अगाध तड़प और समर्पण था। अंकित के होठों पर वही चिर परिचित दिलफरेब और जादुई मुस्कान फैल गई। उसने पूजा को अपनी गोद में और ऊपर खींच लिया। दोनों के भीगे चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। अंकित ने उसके आंसुओं से भीगे होठों को अपने होठों के संपुट में लिया और एक बहुत गहरा, लंबा और मदहोश कर देने वाला किस अंकित ने उसके लबों पर अंकित कर दिया। पूजा का पूरा वजूद उस गहरी चुंबन से सिहर उठा। उसने अपनी बाहें अंकित के गले में पूरी तरह भींच ली। कुछ पलों के बाद अंकित ने उसके चेहरे को अपने हाथों के घेरे में लिया और अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए भारी रोमांटिक आवाज में बोला, मैं भी तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ पूजा, लेकिन आगे से कभी ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना, नहीं तो इस बार मैं सच में तुम्हें अपने प्यार से ही मार डालूंगा। मैं वादा करती हूँ कि ऐसी नादानी कभी नहीं करूंगी, पूजा ने हिचकी लेते हुए कहा। चलो शाबाश, अब मुझसे माफी मांगो, अंकित ने शरारत से कहा। ये सुनकर पूजा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। किस बात की माफी मांगू? आप एक दूसरी लड़की के साथ खड़े होकर हंस रहे थे और मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है। क्या तुमने उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा था? अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूजा ने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर गुस्से में उससे ध्यान नहीं दिया था। अंकित ने चुटकी बजाई। बिल्कुल, अगर तुमने देखा होता तो तुम्हें पता चलता कि वो मेरी माँ की उम्र की है। वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी बिजनेस क्लाइंट्स थी और हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे बात कर रही थी। यह सुनकर पूजा तेजी से मुंह फुलाते हुए बोली, तो क्या हुआ? है तो वो भी एक लड़की ही ना, और क्या पता मुझसे दूर रहकर आपकी पसंद ही बदल गई हो। अरे बाप रे, तुम तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और शक की बीवी बन चुकी हो। अंकित ने हंसते हुए अपने कान पकड़े और पूजा खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। गाड़ी अब वापस अपने गंतव्य यानी ठाठ से सजे राठा और मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। पूजा ने रास्ते में ही फोन करके अपनी मौसी को अपनी कुशलता और अंकित के साथ होने की सूचना भी दे दी थी। हवेली पहुंचते ही अंकित ने पूरे इलाके में अपनी इस खुशी और शादी का एक भव्य जश्न रखा। अब पूजा आधिकारिक रूप से इस पूरे साम्राज्य और घराने की ठकुरानी बन चुकी थी। वो अब हवेली के ऊंचे दालान में बैठकर गांव की औरतों की समस्याएं सुनती थी और उनका निवारण करती थी। अंकित के पूरे सहयोग से वो गांव में लड़कियों के लिए एक आधुनिक और बड़ा स्कूल बनवाने में भी सफल रही, जहां की प्रिंसिपल वो खुद थी। उसने अंकित पर अटूट विश्वास करना सीख लिया था और अंकित का प्यार उसके लिए हर दिन और गहरा होता चला गया। कुछ समय बाद भगवान ने उन्हें 2 सुंदर जुड़वा बेटों के रूप में आशीर्वाद दिया, जिससे उनका परिवार और पूजा का जीवन पूरी तरह पूरा हो गया। अब उनकी जिंदगी में कोई कड़वाहट, कोई बदले की आग नहीं बची थी। वहां सिर्फ और सिर्फ अंकित का अगाध प्यार और पूजा का पूरा समर्पण था।